हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेज कर्ण शर्मा सभी का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एशियन हिस्ट्री के अंदर एक नए टॉपिक के साथ आपकी और हमारी चर्चा होगी। इससे पहले वाला जो टॉपिक है यानी कि जो पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हमने बहुत डिटेल से 3 से 4 वीडियो अपलोड किए हैं और उसमें हमने जो अशोक के सम्राट अशोक के जो स्तंभ लेख, अभिलेख, शिलालेख, इनके सभी के बारे में बहुत डिटेल से अध्ययन किया है और 8 स्थानों पर जो शिलालेख मिले हैं उनको डिटेल से अध्ययन किया। जैसे चौगड़ा का है, जैसे शाहबाजगढ़ी है, जैसे गिरनार है, जैसे जौगढ़ है, धौली है, कालसी है, एर्रागुडी है और इनके बारे में जो इनकी जो लिपि है, भाषा, इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल से अपन ने अध्ययन किया था। और आज हम बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक से हमें चर्चा करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में बहुत डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने। इसके पश्चात हम जो सिंहसेन है, बिंदुसार के पश्चात सम्राट अशोक के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद में हम मौर्य प्रशासन के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी भी 3 से 4 वीडियो अपलोड किया जाएगा इससे मौर्य वंश के से संबंधित जो टॉपिक उसके बारे में। तो देखिए, आज स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड था बहुत इंपॉर्टेंट है। 322 बीसी से लेकर 322 बीसी से 298 बीसी के मध्य इसका जो टाइम पीरियड था, इसने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया था। देखिए, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक माना गया, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य का आपस में संबंध बताया जाता है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य है और कौटिल्य, यानी कि जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में इसके बारे में बहुत डिटेल से हमने अध्ययन किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। ठीक है, वैसे तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है, कौटिल्य को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि इन्हीं की बदौलत है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और बहुत ही विशाल साम्राज्य की स्थापना उसने की थी। देखिए, हम बात करते हैं अब क्या होता है। देखिए, इसके बारे में, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है और चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य का जो मिलन कैसे होता है और किन किन कठिनाइयों से गुजरने के पश्चात जो कौटिल्य है चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाता, उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करने वाले। देखिए, जब भारत यानी कि उत्तर पूर्वी भारत यानी कि मगध पर नंदवंश का जो शासक था, जो घनानंद का शासक था, जो अंतिम नंदवंश का शासक था। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, ये जो घनानंद के दरबार में चाणक्य रहते थे और उसके भी वो मंत्री रहते हैं, गुरु रहते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो ये घनानंद क्या करते हैं, जो चाणक्य है, इन चाणक्य का क्या है, भरे दरबार में अपमान कर देते हैं। ठीक है, और अपमान करने के पश्चात उनको भरे दरबार से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और जब बाहर निकाल देते हैं तो जो चाणक्य है बहुत ही परेशान होते हैं और फिर उस नंदवंश को छोड़कर, यानी कि मगध को छोड़कर, विंध्याचल की पहाड़ियों के दक्षिण की तरफ ये लौट आते हैं और बहुत परेशान होते हैं। फिर क्या होता है कि ये एक वृक्ष के नीचे, छाँव के नीचे क्या करते हैं, ये विश्राम करते हैं, रेस्ट करते हैं। और रेस्ट करने के पश्चात होता है क्या है कि कुछ बालक है ना, जो एक खेल खेल रहे होते हैं और उस खेल का नाम है राजकिलम नामक खेल खेल रहे होते हैं। और उसमें क्या होता है कि एक छोटा बालक एक सम्राट बनता है, राजा बनता है और उसकी प्रजा का वो रक्षा करता है। तब उसी के सम्राट जो बनने के पश्चात होता क्या है कि उसी के दरबार में क्या है कि एक व्यक्ति है, उन्होंने कुछ राजद्रोह का उस पर मुकदमा लगाया जाता है कि शासन के विरुद्ध वो काम करता है। तो जब उसके जो सेनापति बोलते कि महाराज, इसको क्या सजा दी जानी चाहिए, तो सम्राट कहता है कि ये राजद्रोह का मामला है, इसको मृत्युदंड दे दिया जाए। तो तत्काल उसको मृत्युदंड देने की बात कहता है। तो जो चाणक्य है उस बालक की एक्टिविटियों को देख रहे थे और उसके दिलो दिमाग में ये ख्याल आता है कि यही एक बंदा है जो नंदवंश का विनाश कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि छोटा तो बालक था ही, तो वो उसके जो मामा जी के वो रहते थे। ठीक है, वहाँ पर रहने के पश्चात होता क्या है कि उस मामा जी को, यानी कि उसके जो चंद्रगुप्त लास्ट में बनते हैं, तो उसे बालक के मामा जी को
1000 कारसारकन सोने की मुद्रा देकर उसको खरीद लिया जाता है और फिर उसको तक्षशिला ले जाया जाता है और 7 से 8 साल तक उसको क्या है शिक्षा एजुकेशन दिलाते हैं कि युद्ध करने की शिक्षा, कूटनीति की है ना, और जैसे प्रशासनिक की इसे शिक्षा दिलाता है। फिर आगे जाकर इतिहास में ये चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से शासक बनता और मौर्य वंश की स्थापना करता। तो यही बात हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहेगी। इसी को हम बात पढ़ते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का क्या होता है, ये संस्थापक होता है। इसी के द्वारा क्या है मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य का आपस में घनिष्ठ संबंध है, ठीक बताया जाता है। जब नंदवंश का जो शासक घनानंद है, इस घनानंद के द्वारा दरबार के अंदर जो चाणक्य है उसका अपमान कर दिया जाता है, ठीक है। जब चाणक्य दरबार में बाहर निकलता है और विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र में क्या करता है, ये एक बालक से उसकी मुलाकात होती है और वो है बालक के एक राज किलम नामक खेल खेल रहा होता है। और फिर होता है कि इस खेल में तत्कालीन किसी को राजा बनाया जाता है और उससे सामने कुछ समस्या रखी जाती है, तो वह बालक अपनी बुद्धि से त्वरित जवाब देता है। जो कौन होता है, चंद्रगुप्त मौर्य होता है। जब उस लड़के के सामने एक व्यक्ति ने राजद्रोह का मामला आता है तो बच्चे यानी कि राजा ने उसे मृत्युदंड का फैसला सुनाता है, ठीक है। तत्काल चाणक्य उस बच्चे के घर जाता है और उस बच्चे के मामा को 1000 कारसापन सोने की मुद्रा देकर उसको खरीद लेता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। उस बच्चे को अपने साथ तक्षशिला ले जाता है। वहाँ पर उसको 7 से 8 साल तक उसको शिक्षा दी जाती है। शिक्षा कहाँ किस किस की दी जाती है, कूटनीति की है और जिसके अलावा प्रशासनिक है, राजनीति की है, ये शिक्षा उसको दी जाती है। और अंत में वही लड़का भारतीय इतिहास में क्या बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से मौर्य वंश का सम्राट बनता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन या आपकी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में को कमेंट करके आप बताइए, और कब ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे को कमेंट करके ही बताइए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं। अब होता क्या है कि आगे चलकर नंदवंश को क्या करता है, समाप्त करता है और मौर्य वंश की क्या करता है, स्थापना करता है, ठीक है। अब इसके चंद्रगुप्त मौर्य के जो युद्धों की हम बात करेंगे, लेकिन डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध की बात करें, लेकिन अगला जो हमारा जो वीडियो आएगा तो उस वीडियो के अंदर हम चंद्रगुप्त मौर्य की जितनी भी विजय हुई है उन विजयों का बहुत ही डिटेल से हम अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार मगध साम्राज्य स्थापित करने वाला पहला शासक बनता है, यानी कि इतना मगध नहीं, महान साम्राज्य स्थापित करने वाला पहला जो शासक बनता है चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि उत्तर में देखिए, उत्तर में उसका कश्मीर और उत्तर से पश्चिम में इसका विंध्याचल उत्तर पश्चिम में जो हिंदुकुश पर्वतमाला, पश्चिम में आपको पता है कि जो सौराष्ट्र, दक्षिण में आ जाइए आप कर्नाटक, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम में आ जाइए, दक्षिण पूर्व में आ जाइए हिमाचल प्रदेश, और पूर्व में आ जाइए इसका साम्राज्य था बांग्लादेश मगध, और उत्तर पूर्व में नेपाल तक। इतना विशाल साम्राज्य था कि इसका चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो वो हम आगे बात करेंगे। तो आगे बात करते हैं। देखिए, पहली बार महान साम्राज्य स्थापित करने वाला पहला शासक बनता है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन बनता है, कौन बनता है, गुप्त मौर्य बनता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम उसके बारे में डिटेल से हम अध्ययन करते हैं। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में कहा गया है कि बौद्ध ग्रंथ, एक तो महाबोधि प्रक्ष या महाबोधि वंश यानी में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य कुछ सेना बनाकर घनानंद पर आक्रमण करता है, ठीक है। उस समय घनानंद का जो सेनापति था वो कौन था, शकटाल था, ठीक है। देखिए एक बार फिर से सुनिए इसके बारे में। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेना संगठित करके मगध पर आक्रमण करता है, और मगध पर आक्रमण, आपको पता है मगध पर किसका शासन था, घनानंद का था, क्योंकि घनानंद को तो उसको हराना, और उसका जो सेनापति है शकटाल था, ठीक है। तो जब ये क्या करता है कि मगध पर अटैक करता है, बिल्कुल सीधे ही अटैक करता है, लेकिन इस युद्ध में क्या होता है, किसकी हार हो जाती है, यानी कि पराजय हो जाती है। लेकिन इसका रीजन यही है क्योंकि जो ये सीमावर्ती क्षेत्रों को ना जीतकर सीधे ही सेंट्रल पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करने से क्या होता है, ये हार जाता है। तो इसके पीछे एक कहानी है, वो हम आगे देखते हैं। तो देखिए इसको, तो देखिए महाबोधि प्रक्ष या महाबोधि वंश में कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य को सेना
बनाकर घनानंद पर आक्रमण करता है। उस समय घनानंद का जो सेनापति था वो कौन था? शकटाल था। चंद्रगुप्त की क्या हो जाती है? इसमें हार हो जाती है। अब देखिए ये प्रेरणा लेता है। कैसे प्रेरणा लेता है? कि जब ये मगध पर आक्रमण करता है और उसकी हार हो जाती है, तो ये कैसे न तैसे उसको मगध से बाहर निकल आता है, और क्योंकि इसके पीछे बहुत जो घनानंद की जो सेना है वो पीछे लग जाती है, तो ये बचते हुए वो बाहर निकलता है। एक बार क्या होता है कि जब ये बाहर निकलते हैं तो एक गन्ने के खेत में जाकर ये छुप जाते हैं, ठीक है। और गन्ने के खेत में छुप जाने के पश्चात होता क्या है कि जब एक किसान है, किसान का एक बच्चा होता है, और वो बच्चा जब छाँव में बैठा होता है, और जब उसकी माता जी है उसके लिए खाना लेके आती है, तो एक चपाती लेके आती है, और चपाती लेने के बाद में होता क्या है कि जब वो बच्चा उस चपाती के सीधे ही बीच में हाथ डाल देता है तो उसका हाथ जल जाता है। तो उसकी माता जी कहती कि देख ये आपने ये बेटा आपने ये जो एक काम किया है एक मूर्खता का काम किया, क्योंकि इस आपको पता है इससे पहले भी एक जो 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 चंद्रगुप्त मौर्य है उसने भी ऐसा ही किया था, क्योंकि उसने सीमावर्ती क्षेत्रों को ना जीतकर सीधे ही मगध पर अटैक किया है। तो वो भी उसकी मूर्खता है और ये भी तेरी मूर्खता है। तो ऐसे कभी भी नहीं होना चाहिए कि आप जो खाना खा रहे हो वो किनारों से ही इसको स्टार्ट करिए, क्योंकि ये ठंडी रोटी है, बीच में बहुत गर्म है, ठीक है। तो ऐसी बात जब इस बात को जब चंद्रगुप्त मौर्य सुनता है तो उससे वो क्या करता है, इससे मतलब भयभीत होता है, और वाकई में वो सोचता है कि मैंने बहुत गलती की है कि मैंने सीधे मगध पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, मेरे को पहले सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतकर फिर बाद में मगध पर अटैक करना चाहिए। तब डियर फ्रेंड्स ये क्या करता है, आगे जाकर फिर ये सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतेगा, और सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतने के पश्चात पहली बार जो पंजाब पर आक्रमण किया, और पंजाब पर आक्रमण करने के पश्चात फिर बाद में अटैक करेगा किस पर? मगध पर, और मगध को फिर वे ये जीत लेगा। तो डियर फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है उनकी विजयों के बारे में, जितने भी विजय हैं, तो हम अगला टॉपिक के अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम बहुत ही डिटेल से पढ़ाने वाले हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जितने भी विजय हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? देखिए डियर फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य हार जाता है तो एक खेत में जहाँ पर ये छिप जाता है, उसी खेत में एक बच्चा एक गर्म रोटी के बीच में हाथ डाल देता है। उस बच्चे का हाथ क्या होता है? जल जाता है। तो उस बच्चे की जो माता जी कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी ऐसा ही कार्य किया, उसने भी सीमांत क्षेत्रों को ना जीतकर पहले मगध पर आक्रमण किया, तो ये उसकी हार होती है। तो ये उसकी क्या होती है? हार। ये उसकी मूर्खता है। ऐसा ही तू भी ऐसा ही कर रहा है, तेरे को भी खाना किनारों से ही खाना चाहिए, मतलब बीच में से खाना नहीं चाहिए, जिस तरह चंद्रगुप्त मौर्य करता है। तो ये उसको सबक मिलता है और फिर बाद में ये करता है। देखिए एक बात इसके अलावा ये तो क्या था कि जो महाबोधि वंश की एक किताब है जो बौद्ध धर्म की है, उसके अंदर अब देखिए हेमचंद्र का एक ग्रंथ है परिशिष्ट पर्व, उसमें भी एक कहानी होती है, उसमें कहानी खीर की कहानी होती है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? परिशिष्ट पर्वन के हेमचंद्र जी हैं, ठीक है। इसमें वही कहानी होती है कि एक बच्चा है जो खीर, एक बड़ी थाली होती है उसमें खीर होती है, और वो किनारों से खीर नहीं खाता, बीच में से उसमें हाथ डाल देता है, और हाथ डालने में उसका हाथ जल जाता है। तब वही जिस तरह उसकी माता, जैसे एक बच्चे की रोटी से उसका हाथ जल गया था, वैसे उसकी जो माता कहती है कि बेटा किनारों से इस खीर को खाओ, क्योंकि किनारों पे ठंडी होती है। जिस तरह आप बीच में खा रहे तो इसका मुंह जलेगा ही इसमें। तो जिस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किनारों से सीमावर्ती क्षेत्रों को ना जीतकर सीधा अटैक उस पर मगध पी किया है, तो ये उसकी भी भूल थी, तो ऐसी भूल तू भी मत कर, ठीक है। तो ये हेमचंद्र यानी कि परिशिष्ट पर्वन यानी कि जैन ग्रंथ, उसमें भी ऐसी कहानी मिलती है। तो डियर फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की विजय। देखिए हम पूरी विजय की बात अगले वीडियो में करेंगे, हम इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विजय उनकी बात करते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की विजय की अगर बात करें तो देखिए एक राइटर है जो एक इतिहासकार जस्टिन है, उस जस्टिन क्या कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक डाकुओं की सेना थी, यानी कि मतलब जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को क्या बताया? डाकुओं की सेना बताता है। जस्टिन ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर की मृत्यु के बाद पराधीन का जूमा यानी कि जो पराधीन का जो जूमा था यानी कि चोला था उसको उतार फेंकता है, और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को जीता और स्वतंत्र हो गया। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र उसको कब जीता है? जब सिकंदर महान की मृत्यु हो जाती है, और सिकंदर महान की मृत्यु हो जाने के पश्चात अपने आप को स्वतंत्र यानी कि फ्रीडम घोषित कर देता है और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को वो जीत लेता है, ठीक है।
एक बात और बताते हैं, जो जस्टिन है ये क्या बताते हैं कि जस्टिन बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की एक बार मुलाकात होती है, और मुलाकात होने का मतलब ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो सिकंदर पर अटैक करता है मारने के लिए, लेकिन तब ये छोटा था, और जब उसको जो सिकंदर के महान के जो जो सेनापति थे उससे चंद्रगुप्त मौर्य को गिरफ्तार करते हैं और उसके पास ले जाते हैं। तो जो सम्राट सिकंदर महान है ये उसको बच्चा समझकर उसको छोड़ देते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये बात थी इस जस्टिन कहते हैं। देखिए इससे जस्टिन क्या क्या बात बताते हैं। एक तो जस्टिन बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना है ये डाकुओं की सेना बताता है। ठीक है, डाकुओं की सेना की संज्ञा देता है उसकी सेना। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की एक मुलाकात की बात बताता। तो आगे बात करते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को बच्चा समझकर क्या कर देता, छोड़ देता है। कौन? सिकंदर महान छोड़ देता है। ठीक है, देखिए आगे बात करें। देखिए जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में 3 बातें बताता है। कौन कौन सी बातें बताता है आपको मैंने बता दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को एक तो डाकुओं की सेना की संज्ञा देता है। कौन? जस्टिन, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात सिकंदर की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य जो पराधीन का जो जुम्मा था या चोला था उसको फेंक देता है और स्वतंत्र बन जाता है। तीसरी बात, सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य एक बार दोनों की क्या होता है, मुलाकात होती है। तो ये 3 बातें कौन बताता है? जो इतिहासकार है जस्टिन वो बताते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो इसमें एक बात और है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 317 बीसी में पंजाब के यूनानी सेनापति यानी कि एक पंजाब के यूनानी सेनापति यूथिडेमस से भारत के उत्तर पश्चिम भाग को जीतता है। यानी कि यूथिडेमस से क्या है, 317 बीसी में पंजाब को क्या कर लेता है, जीत लेता है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 315 बीसी में, देखिए एक बात फिर से सुनिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करता है 315 बीसी में प्रवर्तक यानी पोरस की सहायता से, यानी कि प्रवर्तक पोरस की सहायता नंदराज यानी कि मगध का पर आक्रमण, नंदराज का मतलब घनानंद पर आक्रमण करता है। और उस समय नंदराज का जो सेनापति है भद्रसाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भद्रसाल को हराता है। यानी कि नंदराज घनानंद को हराकर यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। देखिए पहले वाला जो घनानंद का जो सम्राट था वो था सकटाल, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य हार जाता है। फिर दोबारा 315 बीसी में ये क्या करता है, जो एक सेनापति होता है यानी कि प्रवर्तक यानी पोरस से सहायता लेकर घनानंद पर आक्रमण यानी कि नंदराज पर आक्रमण करता है। और नंदराज का उस वक्त सेनापति कौन होता है, भद्रसाल, और भद्रसाल को हरा देता है। और हराने के पश्चात मगध पर किस वंश की स्थापना कर देता है, मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपको समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताइएगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए 315 बीसी की बात करते हैं। देखिए 315 बीसी की अगर बात करें तो सिकंदर का उत्तराधिकारी, आपको पता है कि सिकंदर का उत्तराधिकारी कौन होता है, सेल्यूकस होता है। और सेल्यूकस को आपको पता है सेल्यूकस का भी सपना ये था कि मैं भी दूसरा सिकंदर बनूं। ठीक है, और वो भी सिकंदर महान की इच्छा को महान की जो इच्छा थी वो पूरी करने की बात, यानी कि क्योंकि वो विश्व विजेता बनना चाहता, क्योंकि फिलिप जो द्वितीय था सिकंदर के पिताजी वो भी चाहते थे मैं भी विश्व विजेता बनूं। फिर उसकी अधूरी इच्छा को पूरा करने को उसका बेटा युद्ध करता है यानी कि महान सिकंदर महान, उसकी भी जो इच्छा वो पूरी नहीं होती। फिर इसका उत्तराधिकारी बनता है सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो वो भी क्या करता है, ये इसकी भी क्या है इच्छा पूरी नहीं होती। तो उससे क्या मुलाकात होती है, किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध होता है। फिर देखते हैं इसमें युद्ध में क्या क्या बातें होती है। ठीक है, सिकंदर का उत्तराधिकारी कौन होता है, सेल्यूकस निकेटर। वो क्या करता है, बैक्टीरिया को जीतते हुए उसके मन में उसके मन में यह आता है कि मैं भी पुनः भारत को जीतकर द्वितीय सिकंदर बनूं। ठीक है, ये बात उसके दिलो दिमाग में आती है और वे फिर भारत पर आता है आक्रमण करने के। यहीं पर सेल्यूकस और जो चंद्रगुप्त मौर्य उसके मध्य एक युद्ध होता है, जो किस नदी पे, सिंधु नदी के तट पर युद्ध होता है। ठीक है, देखिए सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य 305 बीसी में एक सिंधु नदी के किनारे एक युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य जब जीत जाता है तो 303 ईस्वी में एक संधि होती है। ठीक है,
और इस संधि के माध्यम से क्या होता है कि सेल्यूकस जो निकेटर है ये क्या करता है, एक वैवाहिक संबंध होता है दोनों के मध्य, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य एक वैवाहिक संबंध होता है। और वैवाहिक संबंध की बात करें तो देखिए क्या होता है, वैवाहिक संबंध में देखिए सेल्यूकस ने अपनी जो पुत्री हेलेना या उसको कर्नेलिया भी कहते हैं, इस हेलेना या कर्नेलिया का विवाह किसके साथ कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। और इस वैवाहिक संबंध की जो जानकारी जो एक इतिहासकार है उसका नाम है एपियानस जी, कहते हैं कि ऐसा विवाह हुआ था, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह है यानी कि उसका नाम कर्नेलिया भी थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह करता है, क्योंकि वह 305 के युद्ध में सिंधु नदी के तट पर जो युद्ध उसमें हार जाता है। ठीक है, तो ये बात बताता है एपियानस, बताता है वैवाहिक संबंध की जानकारी देता है। स्ट्रेबो ने बताया कि यहीं पर सेल्यूकस का जो एक राजदूत था मेगस्थनीज, आपको पता है जो कौन सी किताब लिखेगा, इंडिका नामक पुस्तक लिखेगा। उसके बारे में आगे बात करते हैं क्योंकि इससे पहले भी मैंने ये चीज़ें आपको बता दी है। ठीक है, तो स्ट्रेबो तो कहता है कि यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत मेगस्थनीज था और उसने एक किताब लिखी थी, कौन सी, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा देखिए मेगस्थनीज के बारे में, मेगस्थनीज भारत में 305 बीसी से 399 बीसी तक रहा, यानी कि 305 बीसी से लेकर 399 बीसी तक रहा। और मेगस्थनीज भारत आने से पहले अराकोशिया यानी कि अराकोशिया कंधार के राजा, देखिए अराकोशिया कंधार के राजा सिब्रेटियस के यहाँ राजदूत है, यानी सिब्रेटियस के राजदूत था। फिर बाद में किसका राजदूत बन जाता है, ये सेल्यूकस का मेगस्थनीज का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले किसका ये था राजदूत, सिब्रेटियस का ये राजदूत था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो सेल्यूकस निकेटर कर देता है, तो अब उसको क्या करता है, दहेज में 4 प्रांत देते हैं। और 4 प्रांत बहुत बड़े बड़े प्रांत होते हैं, जो जिस पर जो सेल्यूकस निकेटर विजय प्राप्त करता है तो अपने जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसको दान में कर देता है। देखिए ये आपको दिख रहा है, एक तो यूनानी नाम है इस प्रांत और एक वर्तमान के नाम है। ठीक है, तो देखिए ये जो यूनानी नाम है, जैसे ये 4 प्रांत है, बहुत इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन भी आता रहता है कि कौन सा प्रांत किसको दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। ठीक है, ये बातें देखिए, आप तो इसको देखिए, एक तो आप यूनानी नाम समझिए और एक अपना जो वर्तमान नाम है, देखिए एरिया कहा गया हेरात को। ठीक है, ये दूसरा अराकोशिया, ये कंधार को कहा गया। पेनिसदाई यानी पेनिसदाई ये काबुल को कहा जाता है। और जेड्रोसिया यानी कि मकरान तट को कहा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, हेरात, कंधार, काबुल, मकरान तट, ये जो निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर है, इसने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में देता है। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे एक चाणक्य के बारे में पढ़ लेते, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बहुत डिटेल से इसको बारे में बता तो दिया था, फिर भी आप थोड़ा बहुत इसको देख लीजिएगा। देखिए क्या है, चाणक्य कौन थे, देखिए बचपन का नाम तो विष्णुगुप्त था। ओके, पिताजी का नाम चणक था और चणक के नाम से चाणक्य पड़ा। इसको भारत का मेकियावली कहा गया। इसका उपनाम कौटिल्य था। इसने लोक प्रशासन की प्रथम जो पुस्तक है यानी कि अर्थशास्त्र लिखी थी। ठीक है, ये 15 खंडों में, भाषा इसकी संस्कृत थी। ये इसके 7 अंग हैं, यानी कि इसने राज्य के 7 अंग बताए। और राज्य के 7 अंग मैंने आपको पहले बताया, जैसे राजा यानी कि अमात्य, फिर अमात्य है मित्र, सेना, कोष, दुर्ग और जनपद, ये इसके 7 अंग होते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पर फोकस कीजिए, एरिया हेरात, अराकोशिया कंधार, पेनिसदाई, काबुल, जेड्रोसिया, मकरान तट, ये दहेज में दिए जाते हैं। आगे बात करते हैं, इसके बाद में होता क्या है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये भी सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में देता है। किसको, जो सेल्यूकस निकेटर को, जो किसके पिता थे, हेलेना के विवाह यानी कर्नेलिया के पिताजी थे। ठीक है, ऐसी बात कौन बताता है, प्लूटार्क बताता है। कि ये प्लूटार्क बताता है कि जो 4 प्रांत सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को देता है, तो इसके बदले में जो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में देता है। ठीक है, आगे बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय कर्नाटक के शरण वेलगोला में बीतता है। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि जब मगध पर 12 साल तक लगातार आक्रमण करता है और मगध लगातार 12 साल तक जब अकाल पड़ता है, तो उसकी जो वहाँ की जनता है बहुत ही परेशान होती है। तो ये क्या करते हैं,
कि जो जैन मुनि है भद्रभाव के साथ श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं और वहाँ पर संलेखना विधि से अपना शरीर को त्याग देते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, वो हम आगे बात करेंगे। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बीतता है। भारत में दक्षिणी विजय का श्रेय कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है, यानी कि भारत में दक्षिण पर विजय करने वाला पहला शासक यानी कि कहीं ना कहीं इस चंद्रगुप्त मौर्य को जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण की विजय की थी, क्योंकि उनका जो साम्राज्य विस्तार था कर्नाटक और आंध्र तक इसका साम्राज्य, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दक्षिण पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए अब देखिए इसमें बताता है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य का विस्तार। देखिए डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये डायग्राम दिख रहा है। देखिए जो इसका विस्तार है साम्राज्य का, उत्तर में देखिए कश्मीर है, दक्षिण के अंदर देखिए दक्षिण में यानी कि दक्षिण का तो पूरा वो विंध्याचल पर्वतमाला ही बताया दिया था, लेकिन और भी इसके नीचे था। इसके पश्चात देखिए दक्षिण और पश्चिम यानी कि दक्षिण और पूर्व में आंध्र प्रदेश और पूर्व में मगध यानी कि बांग्लादेश, और उत्तर और पूर्व में नेपाल, उत्तर में उत्तर और पश्चिम में हिंदू कुश पर्वतमाला, और पश्चिम में आपका सौराष्ट्र गुजरात वाला, और दक्षिण पश्चिम में कर्नाटक। ठीक है, और इस कम से कम कितने लाख वर्ग किलोमीटर इसका साम्राज्य था? 55 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका साम्राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही एक डायग्राम के आधार पर इसको आप समझिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा कुछ बातें और हैं। प्रधानमंत्री कौन होता है इसका चंद्रगुप्त मौर्य का? कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। प्राचीन इसकी मयूर और उसकी जो राजभाषा पाली, और शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला, क्योंकि इससे पहले ये चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ा दिया है। तो आगे बात करते हैं। तो देखिए ये इसका साम्राज्य था। ठीक है, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने इस प्रथम साम्राज्य की स्थापना की, यानी कि इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करने वाला जो शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नामों की अगर बात करते हैं, इसके क्या क्या नाम थे उसकी बात करेंगे, और ऐसा नाम देने वाले, इसके नाम कहने वाले कौन से राइटर हैं, विद्वान हैं, इतिहासकार, उसकी बात अपन करते हैं। देखिए हम बात करते हैं जैन ग्रंथों में। ठीक है, जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को विशाखाचार्य कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, विशाखाचार्य कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा इसके 3 नाम है, एक तो सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकॉप्टस। ठीक है, तो ये देखिए सेंड्रोकोट्स कहने वाले 3 व्यक्ति थे, स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन। बहुत इंपॉर्टेंट ईयर, इनको आप याद ही करना। ठीक है, सेंट्रोकोट्स कहने वाले कौन थे? स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन। एंड्रोकोट्स कहने वाले एपियानस और प्लूटार्क। ठीक है, और एंड्रोकॉप्टस कहने वाले एरियन और नियार्कस। ठीक है, तो नियार्कस ये 2 व्यक्ति हैं जो इसको एंट्रोकॉप्टस बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एरियन दो नाम बताता है, एक तो सेंट्रोकोट्स और एक है एंट्रोकॉप्टस। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट बातें हैं, तो इनको भी आप याद करना है। सेंट्रोकोट्स, एंट्रोकोट्स और एंट्रोकॉप्टस। ठीक है, सेंट्रोकोट्स एस्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन। एंट्रोकोट्स एपियानस और प्लूटार्क। एंट्रोकॉप्टस देव नाम कहने वाले एरियन और नियार्कस। ठीक है, इसके अलावा आगे बात करें तो देखिए सेंट्रोकोट्स ही चंद्रगुप्त मौर्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेंट्रोकोट्स ही क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य है। इन दोनों की एक ही पहचान सर विलियम जोन्स ये कहता है। इनकी दोनों की पहचान, यानी कि सेंट्रोकोट्स और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों एक ही है, इसकी पहचान करने वाला एक इतिहासकार है सर विलियम जोन्स, जिसने 28 फरवरी 1793 में अपनी पुस्तक रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में ये बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और एंट्रोकोट्स नाम दोनों ही एक ही हैं। ठीक है, आगे बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के समय, यानी जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था तो मगध के अंदर क्या था? 12 वर्ष तक भयंकर अकाल पड़ा था। इस बात का वो समाधान नहीं कर पाते हैं, और जैन जो मुनि थे भद्रभाव के साथ, यानी कि जो विशाखाचार्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण में चले जाते हैं,
और दक्षिण में चले जाने के पश्चात कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के अंदर चंद्रगिरी पहाड़ी में संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग देते हैं। डियर फ्रेंड्स, संलेखना विधि से प्राण त्यागने वाले और भी व्यक्ति होते हैं, यानी कि राष्ट्र को शासक इंद्र तृतीय है। ये भी क्या है कि संलेखना विधि से अपने शरीर को त्यागते हैं। अब ये देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य जब श्रवणबेलगोला आते हैं तो अपने जो पुत्र है सिंहसेन का ही दूसरा नाम बिंदुसार, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाकर ये दक्षिण की ओर चले जाते हैं और अपने जो कहने का मतलब है अब संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग देते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बात करें तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। कल चंद्रगुप्त मौर्य का दूसरा वीडियो हम अपलोड करेंगे। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जितने भी विजय हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पर विजय उसने प्राप्त की है, उनको बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ आप बने रहिए। डियर फ्रेंड्स, आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको अपने फ्रेंड सर्किल में उसके लिंक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब बेल आइकन को आप प्रेस करोगे तो जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, प्लीज़ अपने जो दोस्त हैं उनके पास उसके लिंक को शेयर कीजिए और आप लगातार इसके नोट्स बनाइए। और प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा कमेंट कीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम से आप कमेंट सेक्शन में लिखकर आपकी प्रॉब्लम मेरे को बताइए, ताकि आपकी प्रॉब्लम में आपके कमेंट के माध्यम से वीडियो में आपकी समस्या का समाधान मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो कल फिर अगले वीडियो में आपकी और मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।